नमामि संस्कृतम दोस्तों, मीमांसा पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल 2022 के पेपर को हम एनालाइज कर रहे हैं और पेपर एनालाइज की इसी सीरीज के अंतर्गत हम पूर्व में पेपर 1 को पूरा हल कर चुके हैं और पेपर 2 में भी हम क्वेश्चन संख्या 3 तक हल कर चुके हैं। अगर आपने फर्स्ट टाइम मीमांसा पर विजिट किया है तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इन सभी के वीडियोस को आप पहले जरूर देख लीजिए। इनका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां पर जाकर आप इसको देखिए। और हाँ, मीमांसा संस्कृत एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है, तो आपको उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसको जाइए, इंस्टॉल कीजिए। वहां पर आप यूपीएससी से संबंधित या अनुवाद से संबंधित कि ट्रांसलेशन कैसे करते हैं या इसको किसी भी भाषा को हम संस्कृत में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, वो सारी चीजें अलग अलग कोर्स में आपको मिल जाएंगी, तो आप वहां पर इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको एक सामान्य बात बताई है। अब चूंकि हम प्रश्न संख्या 3 तक कर चुके हैं पेपर 2 में, तो हम आज अग्रसर हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ठीक है, इनको मिटा देते हैं। प्रश्न संख्या 4 की बात कर रहे हैं क्योंकि ये खंड काव्य से संबंधित होता है। यूपीएससी ने जो इसमें पाठ्यक्रम दिया हुआ है वो खंड काव्य, गीति काव्य और नीति काव्य। नीति काव्य मतलब नीति से संबंधित, गीति काव्य मतलब गीत से संबंधित, खंड काव्य मतलब खंड काव्य जो मुक्त काव्य जैसे कि मेघदूत। ठीक है, और भी हैं। तो इस प्रश्न के अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथ शामिल होते हैं, यूपीएससी ने इसके पाठ्यक्रम में क्या क्या चीजें दी है। अगर आपको ठीक से नहीं ज्ञात है और ये चीजें समझने में बड़ा दिक्कत हो रहा है पाठ्यक्रम से संबंधित कि कौन सा प्रश्न में क्या है, किस तरीके से करना है, कौन सा प्रश्न संस्कृत में करना होता है या कौन सा अदर लैंग्वेज में, तो इससे संबंधित भी मैंने पूर्व में एक वीडियो बनाया है पाठ्यक्रम का। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों उसमें शामिल है। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से उस वीडियो को भी देख लीजिए। ठीक है, अब प्रारंभ करते हैं हम प्रश्न 4 को। तो प्रश्न 4 है, अधस्थानानां विवेचनं संक्षेपेण संस्कृत भाषा एव देवनागरी लिप्याम एव च कर्तव्यम। अर्थात नीचे जो विवेचन दिया गया है, प्रश्न कहने का तात्पर्य, तो इनको संक्षिप्त रूप से, ज्यादा विस्तृत नहीं, संक्षिप्त रूप से बोला गया है कि संक्षिप्त रूप से संस्कृत भाषा और देवनागरी भाषा की लिपि में आपको लिखना है, ये कार्य करना है। संस्कृत भाषा में ही ये प्रश्न प्रस्तुत करना होता है, क्योंकि पूर्व निर्देशों में भी आपको ये बात बताई गई है और उस पाठ्यक्रम वाले वीडियो में भी मैंने ये चीज आपको बताई है। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि प्रश्न संख्या 4 जो है संस्कृत भाषा से संबंधित होता है, अर्थात आप कोई सा भी मीडियम चूज करें इसमें, हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपका मीडियम है, व्हाटएवर, परंतु ये प्रश्न संस्कृत में करना होता है। लेकिन हाँ, ये प्रश्न कंपल्सरी नहीं है, ऑप्शनल है, तो आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं और आप चाहे तो इसको कर भी सकते हैं। ठीक है, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, जाहिर सी बात है। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 के उपप्रश्न की, प्रथम प्रश्न की। तो पहला प्रश्न है, मेघदूतस्य पूर्व मेघे मेघस्य गमन मार्ग वर्णनावसरे बाह्य प्रकृत्याः सौंदर्य जातम यथा चित्रितम तत् सौदाहरणं सविस्तरं प्रकाशयत्। ठीक है, ये प्रश्न है मेघदूतम से पूछा गया है। बैकग्राउंड में हो सकता है आपको नॉइज आ रहे हो, तो उसको इग्नोर कीजिएगा। अब मैं यहाँ बात कर रही हूँ मेघदूतम, जो कि महाकवि कालिदास की कृति है। मेघदूतम से प्रश्न पूछा है कि मेघदूत का जो पूर्व मेघ है उसमें मेघ का गमन मार्ग का जो वर्णन किया गया है, प्रकृति का सौंदर्य बताया गया है, बाह्य प्रकृति का सौंदर्य चित्रित किया गया है, उसका उदाहरण सहित विस्तार से वर्णन करना है। अब मेघदूतम पढ़ाते वक्त मैंने आपको बताया था कि मेघदूतम जो काव्य है ये मूलतः 2 भागों में विभक्त है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। इस प्रकार से है ये प्रश्न जो है पूर्व मेघ से संबंध रखता है। और पूर्व मेघ में जब मेघ जा रहे हैं यक्ष का संदेश लेकर के अलकापुरी में, कहाँ से जा रहे हैं, रामगिरी आश्रम में, जहाँ पर यक्ष निवास कर रहा है। अपनी भार्य अर्थात अपनी प्रिया से, अपनी पत्नी से वो क्या हो गया है, वियुक्त हो गया है, अलग हो गया है किसी शाप के कारण, जो कि उसके स्वामी कुबेर ने उसको दिया है।
ठीक है, प्रमादवश उसको श्राप मिला है 1 वर्ष तक अपनी प्रिया से दूर रहने का। अब वो कहाँ पर निवास कर रहा है? आश्रम में, रामगिरी की आश्रमों में। तो वहां से मेघ संदेश लेकर के जाएंगे अलकापुरी। अब रामगिरी आश्रम से अलकापुरी के बीच में जो रास्ता आता है, उसमें कौन कौन से स्थान आए हैं, वहां की प्रकृति किस प्रकार की है, उसकी प्रकृति का सौंदर्य आपको बताना है, और जो भौगोलिक दिशाएं, जो स्थान है, वही चीजें आपको इसमें बतानी है। और ये चीज मैंने आपको लेक्चर्स में, क्लासेस में बहुत अच्छे ढंग से बताया गया है कि जब रामगिरी के आश्रम से, जहाँ की राम पे एक पर्वत है, वहां से जब मेघ प्रारंभ करते हैं तो यक्ष को ये संकेत हो जाता है कि इनकी यात्रा सफल और सुखद रहेगी। और जब बीच में वो प्रारंभ करते हैं तो आम्रकूट अमरकंटक पर्वत पर पहुंचते हैं। वहां की आम्रकूट नामक पर्वत पर लगी हुई दावाग्नि को मेघ जो है शांत करते हैं। ठीक है, उसके प्रति उपकार में पर्वत थके हुए मेघ को चोटियों पर धारण करता है। फिर जब वो आगे पहुंचते हैं विदिशा के समीप, बहती हुई वेत्रवती जो नदी है चपल तरंगों वाली, उसकी जलराशि को वो ग्रहण करते हैं। आगे बढ़ते हैं, नीचगिरी और निर्विंध्या और काली सिंध इत्यादि नदियों से वो गुजरते हुए जनपद की राजधानी उज्जैनी पहुंचते हैं। ठीक है, तो और आगे भी अनेक अनेक चीजें जो कि भौगोलिक दशाएं आपको बतानी है वहां के। जैसे महाकालेश्वर के धाम में वो अपनी एक रात गुजारते हैं। देवनागरी में जहाँ विराजमान भगवान कार्तिकेय का धाम है, वहां से गुजरते हुए वो चम्रवती, चंबल के समान में कुछ देर रुककर दशपुर अर्थात मंदसौर जनपद पर वो पहुंचते हैं। उसी क्रमानुसार वो फिर क्या पहुंचते हैं, यक्षाधिपति कुबेर की जो राजधानी अलकापुरी, जहां पर यक्ष की प्रिया अर्थात भार्या निवास कर रही है, वहां पर वो यक्ष का संदेश लेकर के जाते हैं। तो ये पूरी घटना एक प्राकृतिक सौंदर्य बीच बीच में दिखाए गए हैं, भौगोलिक दशाएं महाकवि कालिदास ने प्रदर्शित की है अपने काव्य में, वही इस प्रश्न में आपको लिख देनी है। और ये चीज मैंने आपको विस्तृत ढंग से क्लासेस में कराई भी हुई है, और चूंकि ये प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है, कोई नई चीज नहीं है, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी इसको करने में। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं इससे संबंधित। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जयदेव परिणीते गीत गोविंदे मधुर कोमल कांत पदावल्या भक्ति रे साधिता इति वचनम संयुक्तिकम तम आलोचयत। देखिए, जो गीत गोविंदम है उसी से संबंधित ये प्रश्न है। गीत गोविंदम जो कृति है महाकवि जयदेव की मतलब जयदेव की कृति है, ये एक गीति काव्य है। इस गीति काव्य में जो पद है, पदों का प्रयोग किया गया है जयदेव द्वारा, वो मधुर और कोमल कांत पद है। उनमें भक्ति का जो रूप दिखाया गया है कृष्ण के प्रति और गोपियों की कृष्ण के प्रति प्रेम, ये सारी चीजें इस सूक्ति के अंतर्गत जो भी आपको हृदय बनती है बात, वो आपको यहाँ पर लिखनी है। जैसे इसकी कोमल पदावलियां किस प्रकार से हैं, ठीक है, और भक्ति के समान जो देखने को मिलती है इसमें बातें, वो आपको यहाँ पर लिखनी है। जैसे कि इसकी कोमल कांत पदावली संसार की किसी भी भाषा के काव्य में दुर्लभ है, देखने को नहीं मिलती है, जैसा इस गीति काव्य में देखने को मिलती है। इस काव्य में प्रयुक्त क्योंकि इस काव्य में जो दीर्घ समास प्रयुक्त किए गए हैं उनमें विलक्षण प्रसादिकता एवं स्वर माधुर्य है। अनुप्रास का प्रयोग किया गया है। कवि ने अनुप्रास का प्रयोग अद्वितीय ढंग से प्रस्तुत किया है, और उनके गीतों में अनुप्रास का प्रयोग पदों के अंत में ही नहीं बल्कि मध्य में भी अपनी छटा को बिखेरता हुआ चलता है, यह देखने को मिलता है। ललित छंदों और कोमलकांत पदावली का ऐसा जो मणिकांचन प्रयोग है, संयोग है, वो कवि ने अपने इस गीतों के उच्चारण मात्र में सहृदयों को हृदय में आकर्षित करते हुए या हृदय में उसी रूप से रस का आविर्भाव एवं संचार होने तक इसको में अपने पदों को कोमल रूप से प्रयुक्त किया है। रास खर्च में देखने को वर्णन मिलता है। श्रृंगार की व्यंजना के लिए ये अनूठी शैली बड़ी ही सार्थक सिद्ध होती है, क्योंकि इसमें जो रस है वो श्रृंगार रस देखने को मिलता है। गीत गोविंदम बड़ी ही प्रसिद्ध और लोकप्रिय कृति है, इसको बड़ी ही लोक प्रसिद्धता मिली है। गीत गोविंदम के जो रचनाकार है जयदेव, इन्होंने इस कृति की रचना ऐसे गांव में की और इनकी ऐसी प्रसिद्धि हुई
कि उस गांव का नाम ही क्या पड़ गया, जयदेवपुर पड़ गया। ठीक है, कवि के समकालीन उड़ीसा के शासक रहे हैं प्रतापरुद्र देव। उनके विषय में मैंने बताया था कि हमने राज्य के गायकों और संगीतज्ञों और नर्तकों के लिए गीत गोविंदम के पदों को गाने का आदेश उन्होंने जारी कर दिया था। क्योंकि गीत गोविंदम दोस्तों एक ऐसा काव्य है जो जिसने संस्कृत भी नहीं पढ़ी है, ठीक है, जिसने संस्कृत भी नहीं पढ़ी है, संस्कृत से वो इतना अवगत भी नहीं है, फिर भी वो गीत गोविंदम के इन कोमल पदों को और मधुर पदों को सुनने का बड़ा इच्छुक है। इसके गीतों को गाया जाता है, इसके गीतों को गाया जाता है, अगर आपको ज्ञात हो तो। और इसी विषय पर शासक थे रुद्रदेव। उन्होंने जयदेव को इस काव्य रचना के लिए कविराज राज की उपाधि से भी विभूषित किया है, अलंकृत किया है। तो ये क्यों किया है? इसके जो कोमल पद है प्रत्येक हृदय को इसकी ओर आकर्षित करते हैं, और गाने को जो इसके गीत है, जो गानमय पद हैं, उनको सुनने के लिए, उनको गाने के लिए एक तरीके से जो है विवश करते हैं। तो ये सारी चीजें क्यों हैं? क्योंकि इसके मधुर कोमल पद हैं। उन्हीं वचनों को इस उक्ति के माध्यम से आपको प्रस्तुत करना है, लिखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पंचतंत्र से परिचयम प्रदाय संस्कृत कथा साहित्य जगति तस्य अवस्थानम उपादेयत्वं च वर्णयेत्। भाई पंचतंत्र की उपादेयता आपको वर्णन करनी है, इसका बताना है। कह रहे हैं कि पंचतंत्र का परिचय प्रदान करते हुए संस्कृत साहित्य जगत में उसकी अवस्था अर्थात उसका स्थान बताना है। ठीक है, किसका? पंचतंत्र का। तो पंचतंत्र का संस्कृत साहित्य जगत में परिचय देते हुए इसका स्थान बताइए, और उपादेयत्वं च वर्णयेत्, और इसकी उपादेयता अर्थात वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है वो भी आपको इसके अंतर्गत बतानी है। अब हम बात करते हैं पंचतंत्र की। तो पंचतंत्र दोस्तों एक ऐसी कृति है जो जिसमें जो पात्र प्रयोग किए गए हैं वो एक तरीके से कोई प्राणी नहीं है, मतलब कोई इंसान नहीं है, जानवर है, जंतु जानवर है। ठीक है, वो प्रयोग की गई। पहले मैं आपको इसका परिचय प्रस्तुत कर देती हूँ ताकि आपको चीजें आसान लगेंगी समझने में। देखिए क्या होता है कि पंचतंत्र है, इसका आप थोड़ा बहुत महत्व बता सकते हैं। पंचतंत्र के कुछ भाग हैं, तो 5 भाग बता सकते हैं। जैसे कि पंचतंत्र इसको क्यों कहा जाता है भाई? 5 इसके तंत्र हैं, इसलिए इसको पंच कहा जाता है। कौन कौन से? तो मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलिकीय, लब्ध प्रणाश एवं अपरिचित कारक। ठीक है, ये 5 तंत्र हैं जिसमें तंत्र का मतलब होता है नीति युक्त शासन विधि। पंचतंत्र एक ऐसा ग्रंथ है दोस्तों जिसमें नीति युक्त शासन विधि के पंचतंत्र अर्थात इस पंचतंत्र को गुरु बताए गए हैं। ये बात इसमें देखने को मिलती है। पंचतंत्र की विशेषता तो ये है कि इसकी प्रत्येक कथा जो है एकदम से शिक्षाप्रद है, यहाँ से शिक्षा मिलती है। इसकी कहानी एक दूसरे के साथ कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई आगे बढ़ती है। प्रत्येक तंत्र की मुख्य कथा तो एक ही है, किंतु उसे सबल बनाने के लिए इसके साथ कई अवान्तर कथाएं भी चलती हैं, यानी कि कथा की अंतर कथा देखने को आपको मिलती है इसमें। ठीक है, अब मित्र भेद क्या है, मित्र संप्राप्ति क्या है, इससे संबंधित कथा है। जैसे मित्र के मध्य भेद करना, तो पंचतंत्र का प्रथम तंत्र तो मित्र भेद ही है, जैसे नाम से ही ज्ञात हो जाता है कि इसमें मित्रों के बीच में फूट डालना, ये इसका या डलवाना इसका प्रयोजन है। ठीक है, मित्र संप्राप्ति अर्थात इसमें कोए, कछुए, हिरण, चूहे इत्यादि की मित्रता के आधार पर ये कथा देखने को मिलती है। इसमें अच्छे मित्र सदा अपने पास रखने चाहिए, ये बात कही गई है जंतु जानवरों जो कि पात्र हैं इसके उस कथा के माध्यम से। ठीक है, वैसे ही काकोल की कथा है, इसमें राजनीति के दावपेच बताए गए हैं। स्वार्थ सिद्धि के लिए शत्रु को भी मित्र बनाने लेना चाहिए, यानी कि राजनीति कूटनीति के विषय में ये पद प्रयुक्त है काकोल की। लब्ध प्रणाश है, तो इसका अर्थ है जो प्राप्त था वो नष्ट हो गया, और मूर्ख व्यक्ति अपनी मूर्खता के कारण प्राप्त हुई वस्तु को भी गंवा देता है। तो क्यों गंवा देता है? वो कथाओं के माध्यम से जानने को मिलता है। अपरीक्षित कारक है, इस तंत्र में ये शिक्षा दी गई है कि बिना परीक्षा किए कोई कार्य नहीं करना चाहिए, नहीं तो कि ब्राह्मण जो है ब्राह्मण की भांति उसको पछताना पड़ता है। एक कथा इसके अंतर्गत आता है, परीक्षित कार्य के अंतर्गत। जब आप देखेंगे वो बात की बात है।
अभी आपको सिर्फ इतना सा बताना है कि इसके 5 तंत्र हैं, उनमें थोड़ा-थोड़ा बता देना है कि किस टाइप से हैं। अब क्यों ये संस्कृत साहित्य जगत में इसका क्या स्थान है और क्या उपादेयता है वो बतानी है। मैं आपको बता देती हूँ, क्लियर स्पष्ट कर देती हूँ कि ये जो कथा है, चूंकि आपको भी ज्ञात है, इसमें पात्र जंतु जानवर है, इंसान नहीं है। तो जंतु जानवर जैसे कछुआ हुआ, कौवा हुआ, हिरण हुई, शेर हुआ इत्यादि, लोमड़ियां वगैरह, तो ये जो भी जानवर इसमें प्रस्तुत किए गए हैं पंचतंत्र की कथाओं में, वो इससे इसकी दो बातें हैं। एक तो ये किसी प्राणी को जो है आहत नहीं करती उसकी भावनाओं को। दूसरी चीज क्या है, क्यों नहीं आहत करती, क्योंकि इसमें एक तरीके से पक्ष और विपक्ष दोनों की बात कही गई है। ऐसा नहीं कि सब कुछ सत्य सत्य ही बताया जा रहा है या कुछ सब कुछ असत्य असत्य ही बताया जा रहा है। नहीं नहीं भाई, इसमें एक स्पष्ट कथा कही गई है, जो एक कड़वी सच्चाई है, जिसके पक्ष भी होता है तो विपक्ष भी होता है एक तरीके से। और जब किसी विपक्ष की बात आती है तो किसी हो सकता है किसी मनुष्य की भावनाओं ही आहत हो जाए, इसलिए इसमें मनुष्य की को पात्र नहीं बनाया गया है, इसमें जानवरों को पात्र बनाया गया है। किंतु उनसे जो शिक्षा देखने को मिलती है कि किसी भी जानवर से हम क्या सीख सकते हैं, वो इसको इसकी ओर सहृदय को आकर्षित कर देखते हैं, और न अपितु केवल बुजुर्गों को, बड़ों को ही आकर्षित करती, अपितु इसमें जंतु जानवरों की जो बातें हैं, जो कि उनकी कहानियां हैं, वो कहानियां होने से ये एक तरीके से बच्चों को भी इसकी ओर आकर्षित करती हैं। तो बच्चों के लिए भी पाठ्यक्रम में कई बार तो पंचतंत्र देखने को मिलता है। तो पंचतंत्र से शिक्षाएं बच्चे भी ग्रहण कर पाते हैं, उनको ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि भाई पंचतंत्र आपको पढ़नी चाहिए। अगर उनको पंचतंत्र का स्वाद आप चखा देंगे ना, टेस्ट करवा देंगे, तो ये एक तरीके से उनको भी शिक्षित करेगा। इसलिए ये वर्तमान में भी इतना प्रासंगिक है कि अभी भी ये लिखा तो भले ही पहले गया था, किंतु अभी भी यह आकर्षित करता है हृदय को और उसको सिखाता है कि कैसे जीवन में मित्र बनाने चाहिए, कौन से मित्रों को अपने पास रखना चाहिए, कौन से लोगों से आपको दूर रहना चाहिए। इस प्रकार की शिक्षाप्रद कथाएं, कहानियां इसमें देखने को मिलती है। अतः ये वर्तमान में भी अपनी उपादेयता रखता है, प्रासंगिकता रखता है और साहित्य जगत में इसका अपूर्व स्थान है। क्यों? क्योंकि पंचतंत्र एक ऐसी कृति है जिसका अनुवाद अन्य अन्य भाषाओं में भी प्रस्तुत किया जाए। ये संस्कृत साहित्य जगत में ही नहीं, अपने भारत में ही नहीं, अपितु विश्व में, संपूर्ण विश्व में इसको अन्य अन्य अनुवादों के माध्यम से भी लोग इसको पढ़ते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। इसलिए ये सिर्फ भारतीय संस्कृति में या भारतीय संस्कृत साहित्य में ही नहीं, अपितु विश्व के साहित्य में भी ये अपनी एक अमूल्य धरोहर है, अमूल्य कृति है। तो ये वर्तमान में भी प्रासंगिकता रखते हैं, काफी लोग इसका अध्ययन भी करते हैं। बच्चों के लिए भी ये क्या है, शिक्षाप्रद है, उनको कहना नहीं पड़ता कि आपको ये पढ़ना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको एक ऐसी साहित्य भाषा में इन चीजों को ही प्रस्तुत करना है। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज समझ में आ गई होगी और अब आप इनको प्रश्नों को लिखने का प्रयास कीजिए। इससे संबंधित कोई डाउट आता है, कोई संदेह है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और यहीं पर फिर मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी लोगों को धन्यवाद करती हूँ कि आप अंततः बने रहें और आपने हमें सुना।